डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टिंग खत्म करने के बाद आज हम एक नए बिजनेस सर्विस पे जाते हैं और उस बिजनेस सर्विस का नाम है इंश्योरेंस। अब देखिए, इंश्योरेंस शुरू करने के पहले, इंश्योरेंस टर्म्स शुरू करने के पहले अगर मैं बात करता हूं अपने टर्म्स पे, तो ट्रांसपोर्टिंग और इंश्योरेंस में फर्क क्या है? देखिए ध्यान दो। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि ट्रांसपोर्टिंग में हम अपने मन से लैंग्वेज लिख सकते थे, लेकिन यहां पे आपको लैंग्वेज थोड़ी घुमा फिरा के दी होती है क्योंकि लॉफुल लैंग्वेज है। पूछो क्यों? क्योंकि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। दैट्स वाई अगर आपको इंश्योरेंस की लैंग्वेज लिखनी है तो उसकी लॉ की लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी के अंदर आता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। अब सर ये क्या है? ये 12th के बेसिस पर टेक्निकली जाते नहीं इस पे, हम एकदम सिंप्लीफाइड करके देते हैं व्हाट इज इंश्योरेंस। वैसे तो इंश्योरेंस का जिक्र मैंने 11 में भी किया हुआ है। ओके, बताओ क्या है? इंश्योरेंस एक प्रॉमिस है, एक प्रोटेक्शन है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को देता है और उसमें उस प्रॉमिस के अंदर वो एग्री होता है कंपनसेट ऑफ लॉस पे करने के लिए अगर उसको अनएक्सपेक्टेडली सर्टेन इवेंट में हैपन होता है तो। किसको? दूसरी वाली पार्टी को। तो ऐसे प्रॉमिस को हमने नाम दिया इंश्योरेंस। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंश्योरेंस इज अ प्रॉमिस और प्रोटेक्शन टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस arising on an happening of an unexpected certain events। यानी एक प्रॉमिस, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है, क्या प्रॉमिस करता है कि अगर तुझे इस इवेंट के दौरान, इस इवेंट के अंदर, एक सर्टेन टाइम के अंदर अगर तुझे कुछ भी लॉस होता है तो उस लॉस की पूरी भरपाई मैं करके दूंगा, लेकिन वो लॉस फाइनेंशियली मेजर होना चाहिए। फिर बोलूं, वो लॉस फाइनेंशियली मेजर होना चाहिए। तो ऐसे प्रॉमिस को हमने नाम दिया, ऐसे अग्रीमेंट को हमने नाम दिया इंश्योरेंस। सिंपल। और यही इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी कहते हैं। तो दैट्स व्हाई हम इंश्योरेंस, ऑल इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस इज आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। सिंपल भाषा बोलो तो। अब सर इसको समझा नहीं, एग्जाम्पल अभी देखिए। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस के कई सारे एग्जाम्पल है। आप देखिए, आप जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो तो बताओ, आपको वो कोई तो भी सर्टेन इवेंट पे अनएक्सपेक्टेडली हैपन होने पर वो आपको प्रॉमिस करता है कि मैं आपको लॉस का भरपाई करके दूंगा, बराबर कि नहीं? तो ऐसे प्रॉमिस जब रिटर्न अग्रीमेंट में लिखे जाते हैं और वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ जाता है तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनता है वो? और जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में, पार्टी यानी या तो आर्टिफिशियल पर्सन या पर्सन, दोनों के बीच में किया जाता है, ऐसे प्रॉमिस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। सिंपल भाषा में। एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस आर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल अब देखो, इंश्योरेंस के अंदर दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी जो दो पार्टीज आपस में जब प्रॉमिस करती है तो उनका एक टाइटल है, एक का नाम है इंश्योरर और एक का नाम है इंश्योर्ड। ये टाइटल है उन पर्संस का। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या कहता है, अपन इसके बारे में भी समझते हैं। ओके, चलिए तो दोनों ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे। देखो, अब इसको एग्जाम्पल के तो देखो, जब भी आप कोई शोरूम से गाड़ी निकालते हो, नई गाड़ी लेते हो, तो उस गाड़ी के ऊपर आपको इंश्योरेंस मिलता है। यानी इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनियां जब उस गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस देती है, इंश्योरेंस, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो प्रॉमिस कर रही है कि अगर इस गाड़ी को एक सर्टेन पीरियड के अंदर हमारे दिए गए इवेंट मस्ट बी सर्टेन, अनएक्सपेक्टेडली हैपन कुछ हुआ तो हम इस गाड़ी के लॉस की भरपाई आपको करके देंगे। ऐसे प्रॉमिस को हम इंश्योरेंस बोलते हैं सिंपल भाषा में, है ना? अब दोनों ध्यान दो। अब जो इंश्योरेंस होता है वो दो पार्टी के बीच में होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड। अब इंश्योरेंस कौन होता है? जो इंश्योरेंस दे रहा है, जो पर्सन प्रॉमिस करता है कंपनसेट पे करने के लिए, उस पार्टी को हम इंश्योरर बोलते हैं। और मजे की बात क्या है, इंश्योरर या तो पर्सन भी हो सकता है या तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन इन शॉर्ट जो जिसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिसको कंपनसेट मिलेगा, वो पर्सन ही होगा हमेशा, या तो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई बात नहीं है। इसलिए इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। और जिस चीज के ऊपर आपको इंश्योरेंस मिलता है उस चीज को बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। क्या बोलोगे इसको? ये लॉ की लैंग्वेज है।
तो दैट्स वाई अगर सिंप्लीफाइड अगर मैं इंश्योरेंस करूं तो इंश्योरेंस और कुछ नहीं, एक प्रॉमिस दिया गया, प्रॉमिस है, वादा है, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को करती है कि अगर इस इवेंट के अंदर अगर कुछ अनएक्सपेक्टेडली हैपन होता है, अनएक्सपेक्टेडली है याद रखना, जानबूझ के नहीं, अनएक्सपेक्टेडली नेचुरली कुछ हैपन होता है और वो अगर टाइम पीरियड भी हमारे अंडर में आता है या इवेंट हमारे अंडर में आता है तो हम आपको लॉस का भरपाई करके देंगे, और यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी भी कहता है एग्जैक्टली। सो गॉट इट क्लियर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी? इंडिमिनिटी का मतलब है टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस, और यहाँ पे वही होता है, एक इंश्योरर जो होता है ना, अगर लॉस होता है इंश्योर्ड को तो उसको कंपनसेट पे करता है। लेकिन जब दो पार्टीज के बीच में वैलिड इंश्योरेंस होता है तो दोनों पार्टीज के बीच में कंसीडरेशन चाहिए। क्या चाहिए? कंसीडरेशन चाहिए। एक्चुअली ये कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना। तो क्या मिलता है? देखो सिंपल है, इंश्योरर को मिलता है प्रीमियम। अब व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम यानी ऐसी अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो हम इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं जिसके बदले में हमको एक इंश्योरेंस मिलता है, सिंपल है ना। तो और इंश्योर्ड को मिलता है कंपनसेशन ऑफ लॉस अराइजिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड सर्टेन इवेंट, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन, सेफगार्ड्स मिल रहा है, सेफ्टी मिल रही कि अगर इस इवेंट के अंदर कुछ हुआ तो सामने वाला भरपाई मुझे करके देगा। ये प्रोटेक्शन मिलना इट्स अ वन टाइप ऑफ कंसिडरेशन, जिससे दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। दैट्स वाई एक वैलिड इंश्योरेंस तभी कहा जाएगा जब दोनों पार्टीज को लॉफुली कंसिडरेशन, यानी दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, मिलने को बोलते हैं कंसिडरेशन। समझा आपको क्लियर? तो इंश्योर्ड को क्या मिल रहा है? इंश्योर्ड को मिल रहा है प्रोटेक्शन और इंश्योरर को मिल रहा है, बोलो क्या? प्रीमियम। प्रीमियम यानी क्या? कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो हमको देना पड़ता है। जैसे आप अभी कोई भी गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस लेते हो, दुकान के ऊपर इंश्योरेंस लेते हो, तो जो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ अमाउंट देते हो वो कंसिडरेशन का काम करता है एक्चुअली, जिसके बदले में आपको यहाँ पे क्या मिलता है? बोलो। हाँ, अब इंश्योरेंस कई टाइप के होते हैं। जितने भी टाइप के इंश्योरेंस है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? तो जरा ध्यान दो, अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। अब वैसे तो इंश्योरेंस बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जितने भी इंश्योरेंस के टाइप होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले, हाँ लिख रहा हूं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। और वो है, सबसे पहली बात करूं मैं तो वो होता है जनरल इंश्योरेंस, और दूसरा आता है लाइफ इंश्योरेंस। अब सर इसमें अंतर क्या है? तो अब इसको यही एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। देखो जब जनरल इंश्योरेंस यानी क्या, सुनो, और लाइफ इंश्योरेंस यानी क्या, अब इसको पहले अपन समझ लेते हैं। देखो जब भी कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे लॉस का कंपनसेट भर के दूंगा, बदले में कुछ तो भी दे मुझे भी, है ना, तो वो ऐसे इंश्योरेंस को, और उस लॉस के अंदर अगर मॉनिटरी टर्म्स में हम लॉस को मेजर कर सकते हैं तो सारे टाइप के इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट सोर्स फॉर द इंश्योर्ड। कैसे? देखो ध्यान दो, तुम्हें ध्यान दो, सुनो। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। पहली बात तो क्यों नहीं आती है, अब उसको अपन थोड़ा डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिफरेंस क्या है। देखो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर इवेंट हैपन होता है अनएक्सपेक्टेडली तो ही इंश्योरर लाइबल है कंपनसेट पे करने के लिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, वो इवेंट हैपन हुआ या ना हुआ फिर भी इंश्योरर उसको कंपनसेशन देगा। किसको? इंश्योर्ड। दूसरी बात क्या है, जनरल इंश्योरेंस में हम कोई भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इंश्योरेंस देते हैं, चीज के ऊपर, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरर खुद के ऊपर वो इंश्योरेंस एप्लीकेबल करता है। और सबसे तीसरा डिफरेंस क्या है, why the life insurance is not a contract of indemnity, because in life insurance we cannot measure the profit or loss from financially। अरे सिंपल है, अगर तुम्हारा कोई इंसान मर गया, करीबी दूर का रिश्तेदार मर जाता है कोई, तो क्या हम बोलते कि 5 लाख का था या 20 लाख का था? हम नहीं बोलते। लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट मनी, दैट्स व्हाई it is not a accountability in the terms of it is not eligible to accountable in the terms of money or a financial loss. That's why all life insurance is not a contract of indemnity. तो जनरल इंश्योरेंस
किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी में आता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी में नहीं आता, क्योंकि इंडिमिनिटी का मतलब क्या होता है, लॉ के अंदर इंडिमिनिटी का मतलब है टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस, और यहाँ पे लॉस का मेजरमेंट नहीं होता है, यहाँ पे अमाउंट पहले से ही फिक्स होती है, और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड और डेथ विच एवर इज अर्लियर, जो इवेंट पहले हुआ उसमें इंश्योरर उसको पे करके देता है लाइफ को। कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा पैदा होता है घर में, उसी में उसका लाइफ इंश्योरेंस होता है। अब इसलिए नहीं करते लाइफ इंश्योरेंस की उम्र, इसलिए करते हैं कि भाई 20 साल बाद 25 साल बाद यानी जैसे एक्सपायरी हो जाएंगे, डेट मैच्योरिटी आ जाएंगी, तो उस डेट के अंदर कुछ हुआ अगर उसको, तो पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं भी हुआ कुछ भी तो भी उसको पैसा मिलेगा। That's why life insurance is an investment source for the insured। और फिर इंश्योरेंस को फायदा क्या है, अरे वो तुम्हारा पैसा इतने साल वापर रहा ना, इंश्योरेंस तुमको ब्याज दे रहा, वो समझा आपको क्लियर। और यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट पहले से ही सेट की जाती है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पहले से ही सेट नहीं होता, जितना लॉस हुआ उतना। हाँ दैट इज द एजेंट मैटर्स, वो कंपनी मैटर नहीं करती है। आप जो पर्सनलिस्ट की बात कर रहे हो वो आपका एजेंट देता है, वो आपको लाके, कंपनी उसको पूरे देती है, समझा। अब बीच में तो कितने खाना है कमीशन, वो खा के तुमको देता है। हाँ आपको समझा गया, इंश्योरर उसको पूरा देता है। अब यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है, अब सुनो दो मिनट ध्यान दो इसमें, क्योंकि आपको टाइप्स आएंगे इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। तो टाइप्स आने के लिए पहले आपको ये सब डिस्क्रिमिनेशन आना जरूरी है। तो आपको 3-4 टाइप्स है, पहला कौन सा है, मरीन इंश्योरेंस, दूसरा है फायर इंश्योरेंस, और तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस। तीन ही है ना टाइप्स इंश्योरेंस के। तो मरीन और जो फायर इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। पूछो क्यों, जब भी याद ना व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस, जहां पे एक इंश्योर्ड को जब ऐसा प्रॉमिस करता है कुछ तो बदले में लेकर कि अगर तुझे इस इवेंट के अंदर या एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर इस इवेंट के द्वारा जो दिए गए मेरे इवेंट है उससे अनएक्सपेक्टेडली लॉस हुआ सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो मैं तुझे लॉस कंपनसेट पे करके दूंगा, ऐसे प्रॉमिस को हम बोलेंगे जनरल इंश्योरेंस। लेकिन जब कोई इंश्योर्ड को ऐसा प्रॉमिस करता है, कौन सा वाला, कि अगर तू मुझे कुछ अमाउंट दे और बदले में मैं तुझे इतने साल का, 10 साल का, 20 साल का तेरे लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस दे रहा हूं कि अगर इस लाइफ के अंदर कुछ हुआ देखो तो मैं लाइबल हूं तुझे पे करने के लिए पूरा अमाउंट, और नहीं भी हुआ तो भी तुझे मैं पे करके दूंगा इतनी अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट। तो उसको अपन बोलेंगे और दोनों में से जो विचेवर इस अर्लियर इवेंट हुआ उसमें वो इंश्योरर पे करके देगा, लाइबल है उसको पे करने के लिए, ऐसे इवेंट को अपन बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस। इसमें लॉस का कंपनसेशन नहीं मिलता है, इसमें अमाउंट पहले से ही फिक्स होती है, और जनरल इंश्योरेंस में लॉस जो हुआ उतना ही मिलता है आपका। एग्जाम्पल अभी देखो, आपने एक कार के ऊपर 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, ओके, अब 5 लाख का आपने इंश्योरेंस लिया, बदले में आपने इंश्योरर को प्रीमियम अमाउंट दिया, कुछ अमाउंट दिया। सपोज इस कार 5 लाख के ऊपर 14,000 रुपए आपने प्रीमियम का अमाउंट दिया उसको, किसको, इंश्योरर को। अब आपकी गाड़ी टूट गई, सपोज 1 साल का इंश्योरेंस है, अब गाड़ी टूट गई तो आप इंश्योरर को बोलेंगे ला रहा 5 लाख रुपए ला, ऐसे नहीं बोलेंगे आप वो क्या बोलेंगे, इंश्योरर क्या बोलेगा, जा उधर दे, इधर शोरूम में दे गाड़ी, जितना भी खर्चा हुआ मैं भर के दूंगा, टेंशन मत ले। तो अब सपोज फॉर एग्जांपल गाड़ी का खर्चा सिर्फ 25,000 रुपए कितना आया, तो अब इंश्योरेंस कंपनी तुमको 5 लाख नहीं देगी, वो 5 लाख तक की रिस्क कवर है उतना, लेकिन उसका अमाउंट कितना देगी, ओनली 25, क्योंकि लॉस कितना हुआ। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस सपोज लेता है कोई बच्चा, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस, ये पॉलिसी अमाउंट है, ओके, 5 लाख रुपए का मैंने इंश्योरेंस लिया। अब मेरे को बोलता है सामने वाला कि एक काम कर, हर 6 महीने में, यानी हर साल मुझे तू 20,000 रुपए दे, 20,000 रुपए दे, ओके, और 20 साल ऐसे तो 10 साल देने पड़ेंगे, और 10 साल के अंदर तुझे मैं इंश्योरेंस दे रहा हूं 5 लाख का, नहीं 20 बहुत कम हो गए, इतना नहीं मिलता ब्याज, एक काम करो 30 पकड़ते, 30,000 रुपए महीने का, हर साल का, तो मुझे तू क्या दे,
प्रीमियम, कुछ अमाउंट है हर साल मुझे, तू इंश्योरेंस कंपनी बोलती है मेरे को, और बदले में 10 साल तुझे देते, 10 साल तक के तुझे कुछ भी हुआ तो 5 लाख उसी दिन मिल जाएगा, और अगर 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो भी देखो 5 लाख मिल जाएगा पूरा अमाउंट, जो विचेवर इस पहला इवेंट हुआ अर्लियर। अब सपोज दूसरे साल में ही कुछ होता है तो मैंने भरे कितने कंपनी के पास, 30,000 और 30,000 60,000, यानी मैंने भरे 60,000 रुपए, लेकिन मुझे मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए। तो इस तरीके से ये एक मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, यानी यहाँ पे मेरा प्रीमियम का पैसा जो है वो वेस्ट नहीं जा रहा। हेलो, ये वेस्ट जा रहा, ये मेरा सेव हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरे को 10 साल में 3 लाख रुपए देना है उसको, कुछ नहीं भी हुआ तो मेरे को 5 लाख करके मिल जाएंगे, यानी 2 लाख रुपए 10 साल का मेरा ब्याज पकड़ लेंगे। मतलब अरे नेचुरल डेट पे मिलते हैं भाई, ठीक है। मैंने क्या बोला, अनएक्सपेक्टेडली बोलो, अनसर्टन नहीं बोलो, अनएक्सपेक्टेडली। अगर अनसर्टन बोलोगे तो इवेंट में सर्टन नहीं, ऐसा है। इवेंट मस्ट बी फिक्स, इवेंट मस्ट बी फिक्स, दोनों में इवेंट फिक्स होता है, और वो इवेंट के अंदर अगर हमारा कुछ हो रहा होगा तो ही इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर जो है वो लाइबल है पे करने के लिए। तो इस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, पैसा मिलके रहता है, ये पॉलिसी अमाउंट मिलती रहती है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर मैं 14,000 रुपए दे रहा हूं कार के ऊपर और 5 लाख तक मेरी कार का रिस्क कवर है, यानी अमाउंट फिक्स है इसकी भी, लेकिन पूरी अमाउंट मिलेगी क्या, नहीं। अब अगर सपोज 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, तो ये 14,000 रुपए किसके हो गए, ये हो गए इंश्योरेंस कंपनी के, यानी इंश्योरर किसके हो गए, इंश्योरर के। ओके, तो यहाँ पे असली में सट्टा जो बिजनेस है वो चलता है जनरल इंश्योरेंस में। सबसे ज्यादा कंपनियां लाइफ में नहीं कमाती, वो कमाती जनरल। पूछो क्यों, क्योंकि आप देखो सिंपल है, अब जनरल इंश्योरेंस में कमाते कैसे, क्यों, ये बिजनेस सर्विस में आता है। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ बिजनेस सर्विस, एक्चुअली जनरल इंश्योरेंस इज अ बिजनेस सर्विस। अब क्यों ये बिजनेस सर्विस में आता है इसको अपन पे समझेंगे। देखो ध्यान दो, हाँ देखो, अब तुम ही देख लो, कोई भी आज गाड़ी शोरूम से निकालो, सब कंपनियों का अपना अपना इंश्योरेंस कंपनी टाई अप है। अब सपोज मैं एक इंश्योरेंस कंपनी वाला हूं, मैं 2 व्हीलर्स पे इंश्योरेंस दे रहा हूं। अब सपोज एक गाड़ी के ऊपर एवरेज मैं 2,000 रुपए इंश्योरेंस का ले रहा हूं। अब ऐसे सपोज मेरी एक्स कंपनी के साथ टाई अप है। एक्स कंपनी कौन है, एक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिससे मैंने टाई अप किया कि भाई इंश्योरेंस आप मेरा ही कराओ, मैं आपको इंश्योरेंस दूंगा, जीरो डेप्ट। अब एक गाड़ी के ऊपर मुझे प्रीमियम 2,000 रुपए मिल रहा है। ऐसे साल में नहीं तो भी 1 लाख गाड़ियां निकलती होंगी कम से कम। अरे साल में 1 लाख गाड़ियां मामूली बात है। अब 1 लाख बाइक अगर वो बेच रही होंगी तो इस तरीके से मेरा इनकम कितना है, इनकम इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 8, कितने हो गए, यानी 20 करोड़ रुपए मुझे प्रीमियम से सिर्फ पैसा आ रहा है। मैं कौन हूं, इंश्योरेंस कंपनी। अब 1 मिनट रुकना भाई, रुक जाओ। 20 करोड़ रुपए मेरा टर्नओवर है, इनकम है, क्या है मेरी, अभी एक्सपेंस फाइनेंस करेंगे। ओके, डन। अब 20 करोड़ रुपए मुझे इनकम आ रही है। अब आप भी देख लो, एक मिनट ध्यान दो, कोई भी जो बाइक लेता है स्टार्टिंग में 1 लाख लोगों ने बाइक लिया मुझसे और 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति ने मुझे क्या दिया, प्रीमियम अमाउंट दिया। ये कंसीडरेशन काम करता है मुझे, मैं कौन, मिस्टर ए। आवाज नहीं करो, मैं आपको बता रहा हूं कैसे जनरल इंश्योरेंस सबसे ज्यादा कमाती है। होगी क्लियर, समझा यहां तक की। अब आप देखो 20 करोड़ रुपए मेरी इनकम है। अब मुझे इतना पता है कि पहले के ये मैंने 1 साल तक के तुमको इवेंट कवर किया है। क्या किया मैंने, यानी पीरियड मस्ट बी फिक्स और इवेंट भी मस्ट फिक्स। यानी क्या मैंने बोला, एक तुम मुझे 2,000 रुपए दो, 1 साल के अंदर कुछ भी हुआ गाड़ी को तो पूरी भरपाई मैं करके दूंगा, यानी पूरी गाड़ी का रिस्क कवर कर रहा हूं मैं तुम्हारी। यहां तक क्लियर है। अब मेरे को इतना मालूम है कि जब बंदा या बंदी शोरूम से निकालता है कोई भी, तो 1 साल तक तो अपने साइड स्टैंड पे भी ना बैठने देता। किसको, मैं तो नहीं बैठने देता हूं भाई। हाँ। मानते हो कि नहीं, अरे सिंपल बात है,
जब हम कोई भी गाड़ी हम शोरूम से निकालते हैं तो 1 साल तक के तो हम उसको डैंक ना आंदे, कोई किसी का एक कचरा रहता है तो वो भी पोंछते हैं, ये नहीं समझ कि नहीं। यानी हमको मालूम है कि 1 साल तक के, तो उसको कंपनी को मालूम है कि 1 साल तक के वो अपनी 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 गर्लफ्रेंड से बाइक को, अब पूछ लो केतन से, केतन गाड़ी ली ना अभी, हाँ, अब उस गाड़ी के ऊपर उसने कितना इंश्योरेंस भरा पता, प्रीमियम कितना भरा तूने पता नहीं, क्योंकि तुमको तो अभी एक साथ आया होगा, उसमें प्रीमियम का अमाउंट इन्वॉल्व होता है, मालूम है देखो, हाँ 6,500 रुपए। अब जितनी गाड़ी की वैल्यूएशन ज्यादा उतना इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा, क्योंकि उतना रिस्क ज्यादा होता है कंपनी को। मेरी बात आपको समझ आ रहा क्या? अब मैंने एक एवरेज गाड़ी की बात करी, टू व्हीलर की एवरेज एक गाड़ी के ऊपर प्रीमियम होता है 2,000 रुपए या 3,000 रुपए। और अगर बड़ी गाड़ियां ली, जैसे इसने लिया, कौन सी गाड़ी ली? बुलेट, तो बुलेट टाइप गाड़ियों का 7-8 हजार रुपए प्रीमियम जाता है। जितनी गाड़ी की वैल्यूएशन ज्यादा है उतना ही प्रीमियम भी ज्यादा, क्योंकि रिस्क उतना कंपनी के लिए ज्यादा हो जाता है। आपको मेरी बात समझ आ रहा क्या? एक मिनट ध्यान दो प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट टू यू। ओला के ऊपर 3,000 से ऊपर नहीं है साल का, 7,000 रुपए, बाप रे। तो आज एवरेज चलो अपन पकड़ते हैं 3,000 रुपए, तो 30 करोड़ रुपए होते हैं। अब 30 करोड़ रुपए मेरे पर इनकम आई, क्या हुई मेरी इनकम? एक सादी गाड़ी के ऊपर भी 3,000 रुपए का इंश्योरेंस कहीं नहीं गया महीने का, साल का सॉरी। अब 1 साल जो तुमको कंपनी लिख के दे रही है, यानी मैं, कि 1 साल के अंदर ये टाइम तक के कुछ हुआ तो मैं तुझे पूरा लॉस भर के दूंगी। कंपनी है मेरी, हाँ कंपनी मुझे फीमेल, ओके, अरे कंपनी है ना मेरी, एक मिनट, यहां तक क्लियर? अब देखो, अब मुझे पता है कि 1 लाख लोगों में से बड़ी मुश्किल से 1,000 लोग ऐसे होंगे जो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल होंगे। इतने नहीं होते। अब अगर मान के ज्यादा 5,000 लोगों ने भी बोल दिया, अब 5,000 लोगों ने गाड़ी ठोक भी दी और प्रति व्यक्ति गाड़ी के ऊपर 5,000 बाइक्स के ऊपर क्लेम आ भी गया, क्लेम, और प्रति व्यक्ति की गाड़ी के ऊपर अगर मैं प्रति गाड़ी के ऊपर मैं अगर एवरेज 10,000 पकड़ता हूँ, अरे तो पूरा लॉस तो नहीं होगा, जो मडगार्ड जो पार्ट टूटेगा वही पे करेंगे ना, पूरा तो गाड़ी पूरे रिप्लेस करेंगे, बराबर कि नहीं? अरे यही तो मेन मजा है ना, टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस ओनली। यहां पर क्लियर है? अब तुम बता दो ऐसे कितने हो रहे? 5 करोड़ रुपए, यानी 5 करोड़ रुपए मेरा एक्सपेंस हो गया। अब इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, 25 करोड़ मेरे जेब में। अच्छा एक और बात सुन लो, अभी 5 करोड़ रुपए जो एक्सपेंस हुआ इसको भी मैं वसूलूंगा थोड़ा बहुत, कैसे बता रहा मैं आपको, सुनो, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। हाँ सुनो, एक मिनट ध्यान दो। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? रिटन एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सिबल स्टेज में आता है, यानी जो आप साइन करते हो ना वो अग्रीमेंट बनता है, क्या बनता है? हाँ, तो उसमें वो 2 पार्टी के बीच में जब एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, क्या चलता है? तो मैं आपको बता दूं कि उनके बीच में कुछ प्रिंसिपल्स चलते हैं, रूल्स चलते हैं। लॉ ने कुछ रूल्स बनाए गए, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में परफॉर्म किए जाते हैं। और उसमें अगर एक ने भी वो रूल्स ब्रेकआउट किए तो ना तो इंश्योरर लाइबल है कॉम्पनसेट पे करने के लिए, और ना ही इंश्योर्ड प्रीमियम अमाउंट पे करने लाइबल है उसको। यानी क्या सीखा? जब 2 पार्टीज के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन इंश्योरर को भी फॉलो करना है और इंश्योर्ड को भी। उसमें से एक रूल यानी प्रिंसिपल को हमने नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आज पूरा कंसेप्ट पोक से समझाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है भाई? सुन लो, सब्रोगेशन बोलता है कि आफ्टर द पेमेंट पेड बाय
after the compensation payment paid by insurer, the property, the damaged property, the ownership of the damaged property is transferred from insurer to insured, and that principle is known as insurance प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब इसके दो रीजन है। पहला सुनो, ये क्यों बनाया गया है रूल? पहला रूल इसलिए बनाया गया है कि इंश्योर्ड लॉस से ऊपर ना कमाए। अरे भाई, अगर मैंने उसको लॉस दे दिया तो वो भी तो स्क्रैप में बेचेगा ना अपना भंगार, कुछ ना कुछ जला हुआ, वो ना कमाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी क्या बोलता है? टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस अमाउंट ओनली, नॉट ओवर द लॉस अमाउंट। और इसमें क्या होगा, अगर मैंने इंश्योर्ड को बोल दिया हाँ ठीक है, ये तू ही माल रख जला हुआ और देखो डैमेज प्रॉपर्टी तू ही रख, मैं देखो ये ले कंपनी दे रहा हूँ, तो वो ज्यादा कमाएंगे ना उससे। तो ओवर कमाई नहीं दिखानी है, लॉ मना करता है, अगेंस्ट करता है, वो जस्टिस के अगेंस्ट नहीं है। इसलिए वहां पे ये रूल रखा गया है कि अगर एक बार इंश्योरर ने वो इंश्योर्ड को डैमेज प्रॉपर्टी का लॉस कंपनसेट पे कर दिया, जो क्लेम अमाउंट है, उसके बाद जो ओनरशिप है वो डैमेज प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप किसके पास? इंश्योरर के पास। और इंश्योरर फिर उसको बेच के भी जितना वसूली हो सकता है वो वसूल करता है। इसलिए एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने आपको अगर इंश्योरेंस पे अमाउंट पेड कर दिया, कंपनसेशन अमाउंट, तो जो डैमेज प्रॉपर्टी आपका नहीं है वो सील कर जाता है पूरा, ये हमारे हाथ में अभी, और फिर वो स्क्रैप में उसको बेचकर अपनी रिकवरी करता है जितनी उसकी हो पाती है। तो वहां से भी आएगा, 5 करोड़ का आइटम है, 5 लाख तो मिल जाएगा, अरे 5 लाख तो मिलेंगे, तो यहाँ से थोड़ा बहुत और रिकवरी हो गया हमारा स्क्रैप वैल्यू। तो इस तरीके से कंपनियां भरपूर कमाती है। अब ये तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं मैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अब ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये 2000 रुपए 3000 रुपए प्रीमियम अमाउंट बहुत, मैंने छोटी अमाउंट बोल दी। आप जब एक 4 व्हीलर उठाते हो ना, 4 व्हीलर, तो एक 4 व्हीलर के ऊपर अगर आपकी 4 व्हीलर 7-6 लाख रुपए की एवरेज है, तो कम से कम आप इंश्योरेंस कंपनी को इसके अंदर क्या, इसके अंदर 40 से 50 हजार रुपए फर्स्ट टाइम 3 पार्टी इंश्योरेंस होता है ना, उसको मिला के बोल रहा हूँ, चल तो 20 पकड़ता हूँ, 20,000 रुपए कम से कम आप प्रीमियम अमाउंट पे करते हो। यानी एक कार के ऊपर हमको साल का इंश्योरेंस प्रीमियम जो आता है वो आता है एवरेज 20 और 30,000, और जितनी कार की वैल्यूएशन ज्यादा उतना प्रीमियम भी बढ़ा। अब 17 लाख की कार लूंगी क्रेटा, तो कम से कम 80 से 90 हजार रुपए हमको कंपनी को देना पड़ता है। और जबकि अपने को पता है कि 1 साल तक के हम कार को डेंट ना आने दे। आप देखो ना, अगर कोई 1 साल का नई कार आपने किसने आपसे मांगी, आपको दिल पे पत्थर रख के देना पड़ता है। या कोई जो मुंह पर होते बोलते बोलते कार नहीं दूंगा, जा जो करना कर ले, भले बुरा तो बुरा। अरे सही है ना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यानी इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि सामने वाला इतना लाख का कार ले रहा है, तो वो खुद ही अपनी केयर करेगा, और डैमेजेस करने वाले ओचंडी पंथी वाले लोग बहुत कम ही आते हैं, इंश्योरर बहुत कम ही होता है ना। ओके, क्लियर? लेकिन लाइफ, अब यानी आपने कैसे जनरल इंश्योरेंस कैसे कमाता है ना, आपको करोड़ों लोगों से, लाखों लोगों से वो पैसा लेता है, लेकिन भरना उसको हजारों में पड़ता है, 1000 लोगों को पड़ता है, और वो पूरा अमाउंट नहीं, वो भी कितना, जितना डैमेज हुआ उतना। और डैमेज कभी वसूलते हैं कैसे? स्क्रैप में बेचकर। हाँ बोलिए। हाँ, यस, एज पर दी इंश्योरेंस, एज पर दी व्हीकल एक्ट कहता है इंश्योरेंस कंपल्सरी है। अरे बाहर से भी लेना तो है ना, कंपल्सरी व्हीकल के ऊपर इंश्योरेंस। ओके, क्लियर? समझा आपको? देखो एक बात सुनो, कभी कभी ना मुझे हर चीज ना ऐसा लगता कि आज भी मुगलाई मतलब हुकुमशाही खत्म नहीं हुई है। पूछो क्यों? देखो, लॉ बनाया गया जस्टिस के लिए, लेकिन वही आज लॉज इंसान के ऊपर बहुत हावी हो गए हैं। आज कॉमन पीपल की अगर बात करूं मैं, तो कोई भी अपने लॉ से खुश नहीं है। अब आप बताओ, देखो बनता जस्टिस के लिए नो डाउट, लेकिन सिंपल भाषा बताओ कि हर कोई पर्सन हर टाइम पे प्रेफरेबल नहीं होता है।
लेकिन लॉज ही इतने बनाए गए हर चीज के लिए कि हम लोग उसमें ही पिस जाते हैं। अब आप देखिए, समझने की बात है, आज मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। ट्यूशन पढ़ाना एक नोबल जॉब है कि नहीं? एक नोबल जॉब है ना, बहुत बड़ा। ट्यूशन पढ़ाना, डॉक्टरी, ये सब नोबल जॉब में आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन में आते हैं। एक रिस्पेक्ट, सोसाइटी एक अलग नजर देखती है उसको। लेकिन हमारा लॉ जो है ना, हमको इतना डरा के बैठा है, पूछो ही नहीं। अभी कल ही एक कानून पास हुआ, आपको पता है, डॉक्टर के लिए। अभी आईपीसी हटके दूसरा कानून पारित हो रहा है, इंडियन पेनल कोड हट जा रहा। अभी सुनो, अभी बिल चालू है, वो पार्लियामेंट में पास करना, कल ही तो हुआ था। अब तुम ध्यान दो क्या होता है। आज मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, ओके, सामने वाला पड़ोसी कोई भी अगर एक भी लोकल गवर्नमेंट को कंप्लेन करता है, एक मिनट सुन लो, तो मेरे ऊपर गवर्नमेंट एक्शन भी लेंगी। क्या भाई, कि यहाँ पे आपके पास लाइसेंस है क्या, ये है क्या, वो है क्या, ये, यानी इन शॉर्ट इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज करने को बोलती है गवर्नमेंट कि कॉमन पीपल उनकी कैटेगरी में बैठता ही नहीं है। कोई नहीं बैठता, कहीं पे भी बैठता, कोई ना कोई रास्ते से वो निकाल के हमसे फाइन लेती है। तो बताओ, ये अपने आप में एक मुगलाई नहीं क्या आज? यानी कॉमन पीपल, एक आम इंसान अच्छा काम करने का भी उसको लाइसेंस देना है। बताओ कितना बड़ा बात हो गया। सोसाइटी की नीड है एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस को ही तकलीफ है आज। रीजन क्या है? ओनली बिकॉज ऑफ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक बिजनेसमैन की बात कर लेता हूँ। बिजनेसमैन वो बोलता है मैं व्यापारी में कमाऊं कि मैं लीगल फॉर्मेलिटी जाऊं। आज देखिए कितनी बिजनेसमैन के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ गई है। आए दिन ये डॉक्यूमेंट नहीं, कोई अफसर आता है, कोई भी ऑफिसर आया, ये आज सच्चाई था आपको में, कोई अफसर आता है, ऐसा कोई दुकान बताओ जो छोड़ के जाता वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कितनी भी डॉक्यूमेंट आप स्ट्रॉन्ग कर लो, कोई ना कोई बात में हमको अटका के जाएगा। तो बताओ ये अपने आप में एक मुगलाई नहीं क्या? इसके अंदर चाहिए परिवर्तन कि आम इंसान को अगर ये लीगल फॉर्मेलिटीज करने में ही तकलीफ जाएंगी तो आम इंसान जो काम करने के लिए आया है वो करेगा कब? अब आप बताओ, अभी आपको बता रहा हूँ, ट्यूशन क्लास खोलने के लिए आपको पता है लीगल क्या चाहिए? पूरी गली की परमिशन। अब बताओ, आप सोचो इज इट प्रैक्टिकेबल? अब पूरी गली में कोई ना कोई तो खुन्नस वाला होगा जो नहीं देगा फाइन। तो क्या ट्यूशन पढ़ाना भी गलत हो गया? तो फिर क्या, अगर ट्यूशन पढ़ाना गलत है तो सही क्या है फिर? ये गवर्नमेंट से लिस्ट में पूछना पड़ेगा एक्चुअली। आप समझे क्या मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कोई भी आके ब्लैकमेल करके जाता है, इन्हें ऐसा लगता कि हमने कोई गलती कर दिया। अरे नो, इतना अच्छा रिस्पेक्टफुली एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, बट आज वो भी समाज में बहुत गलत है देना। जो मैं अपना पर्सनल फील किया, मैं आपको बताया कि आज अगर कोई हमको धमकी दिखाता है कि तेरी कंप्लेन करूंगा, तो ऐसा लगता कि हम सच में क्रिमिनल ही है क्या? अब पढ़ाना अगर क्राइम है तो भाई देश के अंदर हर चीज क्राइम है। फिर तो किसी को शिक्षित करना अगर क्राइम है तो हर चीज क्राइम है। फिर मैं बोलता इसके अंदर बदलाव चाहिए। चलिए एक मिनट, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू। ओके, क्लियर? समझा आपको? इन्हें कोई ना कोई फॉर्मेलिटीज में हम अटक के रह जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी आज मैं अंदर की बात बोली, इंश्योरेंस का इसमें लुकआउट नहीं था एक्चुअली, हाँ, लेकिन एक तुम्हारी, अच्छा एक और बात सुन लो। आप जब एक शॉप चलाते हो ना, शॉप, उसका भी इंश्योरेंस करना कंपलसरी है। अब आप बताओ, व्यापारी बोलेगा मैं कमाऊं कि प्रीमियम भरते बैठूं? हर कोई प्रेफरेबल है क्या? तो बताओ ये लॉ कौन से फेवर में आया? और उसके बाद भी क्या प्रूफ, क्या एविडेंस है कि जो लॉस हुआ भी तो कंपनी हमको भर के देगी? वो तरह तरह के टर्म्स एंड कंडीशन लिखती है और बोलती है इसमें हम आप फिट नहीं बैठते होगा। उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों नहीं है भाई? रखना है तो उनके ऊपर रखो ना, जो करोड़ों अरबों कमा रहे। जो आम जनता है उनको तकलीफ देके मतलब नहीं कुछ भी। और ये बदलाव जब तक नहीं होगा, हम लोग उसी, ऐसा लगेगा कि बस पहले अंग्रेज गुलामी कर रहे थे, अब अपने ही लोग अपने ऊपर गुलामी कर रहे हैं और कुछ नहीं।
हाँ बेटा, कॉमन पीपल से क्या होगा, आवाज इंडिया के अंदर आवाज दबाई जाती है, समझा? आप बोलोगे ना 10 गुंडे आपके घर में आएंगे और बोलेंगे हमारे लीडर क्यों बोलता, तो कोई नहीं बोलता। और पढ़े लिखे इंसान तो बिल्कुल नहीं जाते इस बात में। क्यों? हो सकता है कि नए लॉ में जो आए, नया लॉ क्रिमिनल लॉ आया, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, एक होप तो रहेगी ना हमारी। चलिए ओके, यानी एक डर सा तुमको बैठता नहीं क्या? आप अपनी दुकान में जब दुकानदारी करते हो और एक आधा ऑफिसर आया, आपकी फुल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, स्टिल अंदर एक डर रहता है कि कोई ना कोई क्राइटेरिया में अटका के जाएगा, है ना? तो इट्स अ टोटली करप्शन। बट बेटा हेल्थ वो उसका डिफॉल्ट था ना, वो तो क्राइम कब बोला? अपने क्राइम किया, तुमको जेल तो ना गया वो। देखो क्राइम क्या होता है, वो तो उनका डिफॉल्ट गलती थी। देखो मैं क्या बोलता हूँ, गलती हाँ, तो उनके बहुत सारे पीसेस वो बंद हो गया था मॉडल। कोर 2 कंपनी ने जल्दी बंद कर दिया। अगर किसी को मालूम होगा, यहाँ पे कोई मोबाइल वाला है क्या यहाँ पे? कोर 2 का मॉडल एकदम रफ्तार में बंद हो गया। कोर जितना चली तब कोर 2 चली नहीं। सैमसंग कोर 2 मॉडल था मोबाइल का, उसके बारे में बात कर रहा है वो। चलो अपने को अभी इसके, हाँ ओके डन। अच्छा एक और बात सुनो, अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे इंश्योरेंस समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या अंतर है समझा आपको? यानी आपको इवेंट हैपन हुआ, यानी डेथ हुई, या इवेंट हैपन नहीं हुआ उस अमाउंट में, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, यानी मैच्योर डेट के वक्त आपको कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। समझा आपको? क्लियर? लेकिन जनरल इंश्योरेंस में नहीं होता ऐसा, आपको ओनली कंपनसेशन कब मिलेगा? जब लॉस हैपन हुआ, और वो उतना ही मिलेगा जितना लॉस हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं जनरल इंश्योरेंस की। अब क्यों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी लाइफ में नहीं आता, समझ में आ गया? हाँ, अब जब दो पार्टीज के बीच में इंश्योरेंस चलता है, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरर को अश्योरर कहा गया है, फिर बोलता हूं मैं, टाइटल चेंज है उसका, और इंश्योर्ड को अश्योर्ड कहा गया है, अश्योर्ड। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। हाँ देखो, जनरल इंश्योरेंस में दो पार्टी होती है, इंश्योरेंस देने वाला है ना, प्रॉमिस करने वाला कौन? हाँ, सबसे पहले यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस में दो पार्टी में होती है। पहला होता है इंश्योरर। इंश्योरर कौन होगा? पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और अगर मैं, एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड में कौन? जिसको प्रॉमिस, जिसको कंपनसेट मिलेगा, जो प्रोटेक्टेड है पर्सन, जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो इंश्योरर, और जो प्रोटेक्शन जिसको मिल रही है वो इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड पर्सन ही होता है प्रोबेबली, बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता है फर्म भी। ओके क्लियर? हाँ, अब मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर वही पार्टी का नाम चेंज होता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या पर्सन इंश्योरेंस दे रहा है
उसको बोलते हैं अश्योरर, ASSURER। अश्योरर कौन होगा? या तो पर्सन या तो आर्टिफिशियल पर्सन, यानी इंश्योरेंस देने वाला। कंपनी भी होती है या पर्सन भी सकता है। कंपनी है अगर तो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा उसको, और अगर दूसरा पार्टी है इन अश्योर्ड। अश्योर्ड ने कौन? जिसको इंश्योरेंस मिल रहा है, जिसकी लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस मिल रहा है। अच्छा, मजे की बात क्या है, सुनो, जनरल इंश्योरेंस जो है वो रिसीव करेगा ओनली कंपनसेशन अमाउंट रिसीव करेगा इंश्योर्ड, लेकिन अश्योरर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अश्योर्ड भी रहता है या उसका कोई तो भी थर्ड पार्टी रिश्तेदार। अब उसके मरने के बाद तो घर वालों को मिलेगा ना, नॉमिनी को। यस, नॉमिनी बोल सकते हैं यहाँ पे। देव, आप क्लास के बाहर जाएंगे। ओके, क्लियर? आज एक बच्चे को पहले ही मैंने टर्मिनेट किया परमानेंटली, 11th वाले बच्चे को। ओके, सो आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं आप जाइए। गॉट इट? क्लियर? समझा आपको अच्छे से? कोई डाउट नहीं है इसमें? हाँ बेटा, इधर तो। हाँ, एक काम करता हूं, पार्टीज के बीच में जो इंश्योरेंस चलता है, ये बच्चा लोग सुनो, इंश्योरेंस चलता है, उन दो पार्टीज के बीच में इंश्योरेंस चलता है ना, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो टर्म्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। प्रिंसिपल अलग है, टर्म्स अलग है। टर्म्स यानी क्या? सुनो, टर्म्स और प्रिंसिपल क्या है? एक वैलिड इंश्योरेंस करने के लिए कौन सी चीजें और इंसान टाइटल वाले चाहिए, वो जब मैं जोड़ देता हूं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। जैसे एग्जांपल देखो, अभी दो, एक इंश्योरेंस करने के लिए इंश्योरर भी चाहिए और इंश्योर्ड भी चाहिए, ये हो गया दो टर्म्स। वैसे और क्या क्या चीजें और इंसान चाहिए टाइटल वाले, वो हम जब इकट्ठा कर लेते पूरा तो उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। लेकिन जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है, उनको पूरा करने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को नाम दिया है प्रिंसिपल्स। तो दोनों में फर्क क्या समझा? तो अभी मैं आपको टर्म्स पढ़ा रहा हूं, टर्म्स। तो देखो टर्म्स क्या है, ये लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहला टर्म से बेसिक टर्म जो पहला है वो है इंश्योरर। अब बताओ, एक इंश्योरेंस करने के लिए क्या चाहिए? इंश्योरर। और इंश्योरर कौन होता है? कोई भी एक पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन जो अग्री होता है कंपनसेट पे करने के लिए। कब? जब वो स्पेसिफिक इवेंट हैपन होगा, है ना, लेकिन अगेंस्ट द रेगुलर पेमेंट, यानी प्रीमियम के बदले में आपको इंश्योरर को क्या देना पड़ेगा? आपको इंश्योरर को क्या देना होगा? प्रीमियम देना होगा। ओके, एक मिनट। वैलिड इंश्योरेंस करने के लिए इंश्योरर चाहिए, और इंश्योरर कब इंश्योरर कौन? ऐसा पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, देखो लिखा हुआ है फर्म यानी आर्टिफिशियल पर्सन या पर्सन या कंपनी, जो अग्री होगा कंपनसेट पे करने के लिए। कब? जब वो इवेंट हैपन होगा, वो भी कौन सा? स्पेसिफिक सर्टेन इवेंट। एग्जाम्पल, अभी मैं दुकान के ऊपर इंश्योरेंस ले रहा हूं, मैं फायर इंश्योरेंस ले रहा हूं। अब फायर इंश्योरेंस नहीं हुआ, अर्थ आ गया, दुकान टूट गया, तो बताओ फायर इंश्योरेंस कंपनी मुझे भर के देंगी क्या? वो, क्योंकि वो इवेंट से हैपन नहीं हुआ लॉस। तो इवेंट वो स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक, कि जिस इवेंट को इंश्योरर प्रोटेक्ट कर रहा है, वो इवेंट से अगर लॉस हुआ तो ही वो कंपनसेट पे करेगा। ओके, लेकिन किसके बदले में? अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेगुलर फॉर्मेशन इज कॉल्ड इंश्योरर। जो आप उसको कंटिन्यूअस 6 महीने में, हर साल में आप जो पेमेंट कर रहे हो, वो यानी प्रीमियम अमाउंट, सिंपल भाषा में। दूसरा टर्म है वो है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन? जिसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिसको कंपनसेशन मिलेगा लॉस के होने पर। देखो लिखा वही है, अ पर्सन टू हुम कंपनसेशन इज टू बी पेड, जिसको कंपनसेशन पेड किया गया यानी रिसीव करने वाला पर्सन। in case of loss is called as insured. He is a person who is protected against a certain loss. In life insurance he is known as assurer. क्या बोलेंगे? assured. क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? लिखो लिखा हुआ है assurer। समझा? जनरल इंश्योरेंस में इंश्योरर और लाइफ इंश्योरेंस में assurer। क्लियर? तीसरा टर्म्स क्या चाहिए? प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट क्या काम करता है? कंसिडरेशन का। जो रेगुलर पेमेंट हम लोग करते हैं, कौन? इंश्योरर करता है। किसको? इंश्योरर को, ताकि कंसिडरेशन बना रहे। अरे कौन से मुंह से वो कंपनसेशन मांगे? कुछ तो दिया होगा तुमने भी उसको,
तो क्या दिया तुमने, कुछ तो भी रेगुलर पेमेंट हर 6 अब देखो आप जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो वो आपसे लिया आता है साल में एक ही बार, लेकिन वो मंथली कैलकुलेट होता है, मंथली आपको याद हूं मैं, वो मंथली रिस्क कैलकुलेट होता है, आपको मिलता है। फिर अब आपने लाइफ के ऊपर देखा है, कभी 3-3 महीने भरते हो आप, 6-6 महीने भरते हो, साल में एक बार भरते हो, हाँ वो 2-2 साल, यानी वो मंथली कैलकुलेट होकर आपको प्रीमियम अमाउंट मिलती है। तो जो रेगुलर पेमेंट इंश्योर्ड करता है किसको, इंश्योरर को, उस अमाउंट को, उस अमाउंट ऑफ मनी को क्या बोलते हैं हम, बोलो क्या बोलेंगे, प्रीमियम। ओके, तो इसके बाद रहेगा पॉलिसी। अब पॉलिसी यानी क्या, ऐसा अग्रीमेंट, स्टेटमेंट जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में बनता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, उसको बोलते हैं पॉलिसी अमाउंट। क्या बोलेंगे हम उसको, द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस इज नोन एज पॉलिसी अग्रीमेंट है जो बनता है। अरे आपको बॉन्ड मिलता है, आपको मालूम है लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर वो बॉन्ड बोलता है, संभाल के रखो, याद करो, तो वो बॉन्ड जो है ना वो आपका पॉलिसी है एक्चुअली, यानी टर्म्स एंड कंडीशन लिखने वाली डॉक्यूमेंट, सिंपल भाषा बोलो तो, समझा आपको। उसके बाद आता है क्लेम। अब क्लेम क्या होता है, सुनो, देखो कोई भी इंश्योरर कंपनसेशन पे नहीं करेगा जब तक के इंश्योर्ड क्लेम नहीं करता, यानी क्या, पहले अपील करना पड़ता, मांगना पड़ता। अरे भाई उस सपना का क्या, ऐसे एग्जाम्पल अभी तुमने फायर इंश्योरेंस दिया दुकान का, अब दुकान में आग लग गई, तुम बैठे हो और तुम एक्सपेक्ट करो कि हाँ इंश्योरेंस कंपनी खुद ही आएंगी, देखेगी फायर लग गया है, फायर लग गया है, फायर, अबे पहले बताना पड़ता ना उसको। तो जो डिमांड इंश्योर्ड करता है इंश्योरर से, उसको बोलते हैं क्लेम। क्या बोलते हैं उसको, क्लेम, यानी पहले मांगना पड़ता है, फिर ही करना पड़ता है। जैसे अब क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट तो पहले अपील करनी पड़ती है ना आउट के लिए, वैसे यहाँ पे भी पहले क्लेम करना, मांगना पड़ता, डिमांड करना पड़ता। कौन, इंश्योर्ड, किससे, इंश्योरर से। अरे आपकी गाड़ी रुक गई तो आप कंपनी को फोन करते ना, भाई गाड़ी रुक गई है, आ जाओ भरने पैसे। तो ये जो आप डिमांड कर रहे हो उसको, भाई गाड़ी रुक गई मेरे को कंपनसेट दे, तो उस डिमांड को बोलते हैं क्लेम। क्या बोलेंगे इसको हम, देखो लिखा वही है, डिमांड मेड बाय इंश्योर्ड ऑन द इंश्योरर टू द कंपनसेशन ऑफ लॉस इज कॉल्ड क्लेम। समझा आपको, क्लियर। नेक्स्ट है प्रपोजल। यस, ये सबसे मेन है, सुनो क्या होता है, ध्यान दो। अभी कोई भी अग्रीमेंट बनाने के लिए 2 टर्म्स तो सही होते हैं, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। तो बोलू प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। अब ये क्या है, सुनो ध्यान दो, ये लास्ट टर्म शायद से ना अपना, हाँ ये सबसे मेन टर्म है, ये इनिशियल स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अग्रीमेंट करने के लिए, किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, या इंश्योरर या इंश्योर्ड के बीच में। सुनो क्या होता है, अब देखो जनरली क्या होता है, हम कॉमन पीपल यानी इंश्योर्ड, जब इंश्योरर से इंश्योरेंस मांगता है, नहीं है, इंश्योरर कंपनी खुद इंश्योरेंस देती है किसको, इंश्योर्ड को, लेकिन वो दिखाता ये कि पहले इसने मांगा है हमसे। नहीं समझा ना, देखो ध्यान दो, समझो तो समझो, प्रपोजल इंश्योर्ड को करना पड़ता है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, वो सब दिखाना पड़ता है। देखो ध्यान दो, अब समझो, देखो समझो इसको। अब जैसे आपने कोई गाड़ी लिया, अब वो गाड़ी वाली कंपनी का किसी एक्स नाम की कंपनी से टाई अप होता है इंश्योरेंस का, बराबर है। तो आपको गाड़ी का जो रोड प्राइस होता है, क्या बोलते हैं उसको, रोड प्राइस, ऑन रोड प्राइस, वो ऑन रोड प्राइस के अंदर इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट भी ऐड हो जाए, बराबर कि नहीं, कि आपको वो एक्स कंपनी का इंश्योरेंस पड़ेगा। अब जो एक्स कंपनी का आपने इंश्योरेंस ले लिया, तो आपने लिया क्या, जबरदस्ती उसने दिया, और एक्स कंपनी जबरदस्ती चिपक गई, भाई हम ही आपके इंश्योरेंस वाले हैं और कोई नहीं आएगा, टाई अप है ना, क्या है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिखाते हैं कि आपने पहले अप्लाई किया, हमने आपको फिर इंश्योरेंस दिया। कैसे, अब आप जो डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हो उसमें एक प्रपोजल फॉर्म होता है एक्चुअली, और वो फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, लेकिन वो क्लेम करती है कि पहले आपने हमें दिया है, इसके बाद हमने आपको इंश्योरेंस दिया है। जैसे आप याद करो, आप मेरे पास एडमिशन लेते हो, एडमिशन तो एडमिशन लेने आप आते हो, बराबर है ना, लेकिन फॉर्म तो हम आपको देते हैं, लेकिन वो फॉर्म ऐसा क्लेम होता है कि आपने ही बनाया है, आपने ही हमको पहले अप्लाई किया है, वो अप्लाई करने के बाद हमने आपकी एडमिशन कंफर्म किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ हम आपको पढ़ाएंगे। असल में क्या है, फॉर्म भी हमारा ही है, भरने को भी हमने बोला है, वो भरना यानी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रपोजल। समझा कुछ तुमको, किसको नहीं समझा हाथ पकड़ो बिंदास।
यानी इसका मतलब क्या है कि जो इंश्योर्ड पहले अप्लाई करता है, अप्लाई क्या करता है, अप्लाई करता है कि मेरे को इंश्योरेंस दो, मेरी गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस दो, उस अप्लाई को बोलते हैं प्रपोजल, ऑफर करना। और प्रैक्टिकली ऐसा ऑफर नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली इंश्योरेंस देते हैं और वही हमको फॉर्म देते हैं, और फॉर्म देके ये ऐसा क्लेम करते हैं कि आपने अप्लाई किया है पहले, फिर हमने दिया, हम जबरदस्ती आपको नहीं दिया। अरे आ रहा क्या समझ में, वो जो फॉर्म है ना वो देती भले कंपनी है आपको फॉर्म, लेकिन वो ऐसा क्लेम होता है कि आपने ही बनाया है, आपने ही खुद ही अप्लाई किया है पहले हमको एप्लीकेशन, उसके बाद हमने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया। समझा क्लियर? तो इसलिए पहले प्रपोजल करना पड़ता है, यानी ऑफर, और वो ऑफर कौन करेगा, इंश्योर्ड। किसको, इंश्योरर को। और ये ऑफर कब ऐसे कब दिखता है, आप जो डॉक्यूमेंट्स साइन करते हो ना उसमें वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपसे साइन कर देता है कि पहले आपने अप्लाई किया फिर हमने आपको इंश्योरेंस दिया। और असल में क्या होता है, वो इंश्योरेंस दे रहे हैं हमको, हम भले अप्लाई करें न करें। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको, यानी सिनेरियो अलग होता है लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट सिनेरियो में अलग होता है। यानी कल को तुम बोलोगे ये बकवास इंश्योरेंस कंपनियां हैं, देती नहीं, ये जबरदस्ती की आके चिपक के बैठ गए मेरे ऊपर, मेरे को गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस देना ही पड़ता, तुमको लेना ही पड़ता। तो वो दिखाते क्या है कि भैया हम आपके पास नहीं आए, आपने पहले अप्लाई किया है। कैसे, वो डॉक्यूमेंटेशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा के। समझा क्लियर आपको? तो यही है जो देखो लिखा हुआ, ये द रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड, कौन देता है ये, जबकि हम कोई रिक्वेस्ट देते ही नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी है खुद ही फॉर्म में साइन करा दे, इधर साइन करो, इधर साइन करो, इधर साइन करो। उसमें एक रिटर्न रिक्वेस्ट भी होती है एप्लीकेशन इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू द इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि हमको पॉलिसी इंश्योरेंस मिले। ऑफर, प्रपोजल, रिक्वेस्ट, उसको बोलते हैं पॉलिसी प्रपोजल। क्या बोलेंगे उसको हम, समझा? और ये कौन इनिशिएट करने को बोलता है, इंश्योर्ड, क्योंकि मांग रहा कौन है, इंश्योरेंस, इंश्योर्ड। ये दिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन असल में क्या होता है, कंपनी बोलती कि हम ही है भैया, चाहिए तो लो। हाँ बोलो, यस अमन मोबाइल दो। आप फाइन भर के सकते नहीं है क्या? नहीं, आप चुप बैठो, मोबाइल दो। तो ये शेड टर्म्स आपने समझे। अब कल क्या पढ़ाऊंगा, कल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा और प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स सबसे मेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉ की लैंग्वेज है। अच्छा आपने देखा इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट आज वो रेफरेंस बन जाएंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।